बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ एक्सप्लोरेशन साइंस क्लास 9 की बुक से। बच्चों, सेल क्या होते हैं, उनको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ या फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोला जाता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। पार्ट बाय पार्ट मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ रही हूँ। 5 या 10 मिनट की वीडियो है। सो 5-10 मिनट में आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मिल जाएगी और अलॉन्ग विद दैट जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं या की पॉइंट्स हैं वो भी आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड कीप अपडेटेड। चलिए अब हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। बच्चों, सेल होते क्या हैं? देखिए, आपने जैसे हम कोई वॉल बनाते हैं या मकान बनाते हैं ना, हाउस बनाते हैं, तो उसमें हम क्या लगाते हैं, ब्रिक्स लगाते हैं ना। ब्रिक्स को जोड़ जोड़ कर एक पूरी वॉल बना दी जाती है। उसी तरह सेल्स जो होते हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट एंटिटी है, सबसे छोटी चीज जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे ना, एक बच्चा है या एक साइंटिस्ट आप इसको ले सकते हैं या रिसर्चर है जो कि एक माइक्रोस्कोप की हेल्प से कुछ देख रहा है। तो वो क्या देख रहा है? वो उन चीजों को देख रहा है जो हम नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं। तो सेल्स जो होते हैं ये बहुत ही स्मॉल एंटिटी होती है जिसको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं। तो सेल क्या होते हैं, इन्हीं सेल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, कैसे वो हमारी बॉडी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हमारी बॉडी सेल्स से कैसे बनी हुई है, ये सब चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। It is widely accepted amongst the scientific community that life originated in water. हम सभी को पता है कि लाइफ का ओरिजिन सबसे पहले वाटर से ही हुआ था। Some researchers believe that life may have originated in small water pools with changing environmental condition rather than in the oceans. Hot springs are example of such environment. कुछ साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि लाइफ जो है वो स्मॉल वाटर पूल्स में ही, जिसमें चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन थी, उनमें सबसे पहले ओरिजिनेट हुई थी रादर देन ओशन। क्योंकि ओशन का वाटर आपको पता है उसमें काफी सारे सॉल्ट्स होते हैं। इसमें ये चीज यहाँ लिखी गई है कि हॉट स्प्रिंग्स आर द एग्जांपल ऑफ सच एनवायरनमेंट। ऐसे के एनवायरनमेंट का एग्जांपल है हॉट स्प्रिंग्स। इसमें एक तरह के बैक्टीरिया डिस्कवर किए गए थे जिनको हम बोलते हैं, जिनको बोला जाता है थर्मोफाइल्स। थर्मा स्टैंड फॉर हीट, यानी कि वो बैक्टीरिया जो हीट लविंग बैक्टीरिया होंगे, थर्मोफाइल्स। ठीक है, तो थर्मोफाइल्स बैक्टीरिया जो थे वो थे यूनिसेलुलर। तो यूनिसेलुलर बैक्टीरिया थे। In India, the hot springs of Puga Valley in Ladakh maintain very high temperature. लद्दाख में एक वैली है जिसमें बहुत हाई टेम्परेचर पे जो वाटर है वो, मतलब वहां पे उन स्प्रिंग्स से वाटर हाई टेम्परेचर। कुछ जगह ऐसी हैं इंडिया में, जैसे आपने कुछ जगह जैसे मणिकर्ण साहिब है, वहां पे भी जो है हॉट स्प्रिंग्स होते हैं जहाँ पे एक तरह से जो वाटर का टेम्परेचर होता है वो बॉइलिंग पॉइंट तक होता है। ठीक है, तो इवन इन वेरी कोल्ड क्लाइमेट, तो वहां पे जो टेम्परेचर होता है उन स्प्रिंग्स से, जो वाटर जो है अंडरग्राउंड जो वाटर आ रहा होता है जमीन के नीचे से, तो उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। इवन द कंडीशंस आर वेरी कोल्ड। इन एनवायरमेंटल कंडीशंस में भी, इन दीज एनवायरमेंटल कंडीशंस सीम टू बी सिमिलर टू दोज ऑन द अर्ली अर्थ। और ये एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी है, ये किस तरह से हैं? दे आर सिमिलर टू, जैसे कि अर्ली अर्थ, जब अर्थ जो थी वो बिल्ड हो रही थी या अर्थ जो थी अपनी स्टार्टिंग पॉइंट में थी, अब वहां पे बहुत ज्यादा एनिमल्स या बहुत ज्यादा लाइफ नहीं थी, अप्रोक्सीमेटली 3.5 बिलियन ईयर अगो। तो उस टाइम पे जो अर्थ का क्लाइमेटिक कंडीशंस थी उससे सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन जो लद्दाख की पुगा वैली में देखने को मिली, जिनमें बहुत हाई टेम्परेचर होता है। जो हॉट स्प्रिंग्स हैं वहां के, उसमें बहुत हाई टेम्परेचर होता है। तो उसमें कुछ तरह के बैक्टीरिया जो है वो फाइंड किए गए, जिनको थर्मोफाइल्स बोला गया, यानी कि हीट लिविंग बैक्टीरिया। तो वो लिविंग थे। Scientists from the Birbal Saini Institute of Paleosciences, Lucknow, studies those hot springs and found that calcium carbonate formed rapidly around them. These deposits may have protected early organic molecules from harmful radiation and extreme conditions. तो देखिए, बिरला सानी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोसाइंसेस के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने उनको स्टडी किया और उन्होंने ये फिगर आउट किया कि उन बैक्टीरिया के बाहर जो है कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर हो गई होगी, जिसकी वजह से उन बैक्टीरिया की हार्मफुल रेडिएशंस और एक्सट्रीम कंडीशंस में भी वो लिविंग रहे, वो मरे नहीं, उनकी डेथ नहीं हुई, वो लिविंग थे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। हम सबको पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी सेल से बने हैं। द सेल रिप्रेजेंट द बेसिक लेवल एट विच लाइफ एग्जिस्ट।
Some organisms such as bacteria, yeast consist of one cell, and while other like plants, fish, birds और humans are made of million of cells. अब देखिए सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हैं? सेल से बने हैं। जैसे मैंने आपको वॉल का एग्जांपल दिया, वॉल जब बनती है तो ब्रिक्स को जोड़ा जाता है ना, तभी वॉल बनती है। ब्रिक के ऊपर ब्रिक लगाई जाती है, सीमेंट लगाया जाता है उसके बीच में, तभी वॉल बनती है। तो इसी तरह सबकी जो स्टार्टिंग, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्टार्टिंग एंटिटी है वो है सेल है। ठीक है, तो सेल से ही टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, तो सबसे छोटी जो यूनिट है वो सेल है। सेल क्या रिप्रेजेंट करती हैं? सेल ये रिप्रेजेंट करती हैं बेसिक लेवल जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर होते हैं। अब यूनिसेलुलर क्या होता है और मल्टीसेलुलर क्या होता है? यूनिसेलुलर, यूनि मीन सिंगल, वो ऑर्गेनिज्म जिनमें सिर्फ सिंगल सेल होता है, उसमें सारे फंक्शन सिंगल सेल ही करता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे फिश हो गए, बर्ड्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, उनके अंदर मल्टीपल सेल्स होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल्स। बहुत सारे मल्टीपल सेल्स होते हैं, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जो कि सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करती हैं, दे फॉर्म टिश्यू। टिश्यूज क्या होते हैं? टिश्यूज कैसे बनते हैं? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। देखिए जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, साथ में अपनी एनसीईआरटी ओपन करेंगे और लाइन बाय लाइन जो डेफिनेशंस हैं, मेन पॉइंट्स हैं, उनको अंडरलाइन करेंगे। तो इस लाइन को आप अंडरलाइन कर सकते हैं। जो सिमिलर टाइप के सेल्स होते हैं, जिनका सिमिलर फंक्शन होता है, वो टिश्यूज बनाते हैं। डिफरेंट टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म एन ऑर्गन एंड सेवरल ऑर्गन वर्क टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। जैसे मैंने पहले बोला कि सेल्स जो है वो ज्वाइन करके टिश्यूज बनाती हैं, टिश्यूज, डिफरेंट टिश्यूज ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम बनता है, और उसके बाद पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, जैसे नेजल पोर्स, नेजल कैविटी, ट्रकिया एंड लंग्स, दे फॉर्म अ कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, उसमें ये सारे जो सिस्टम्स हैं, वो जो ये सारे ऑर्गन्स हैं, ये मिलकर पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। Even when cells are organized into tissue, organ system, the cell remain the, चाहे सेल्स आपके किसी भी चीज में ऑर्गेनाइज हो जाएं, चाहे टिश्यूज में, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम में ऑर्गेनाइज हो जाएं, पर जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है वो सेल ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दी गई है, यहाँ पे आपको साइजेस कंपेयर किए गए हैं चीजों के। तो पहले हम ये रीड कर लेते हैं, हाउ टू स्टडी सेल। सेल को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे हम उसको स्टडी करते हैं, कैसे ऑब्जर्व करते हैं। What do we call the ability of the human eye to see two very close objects as separate and distinct? Imagine two tiny dots drawn on a piece of paper. As the dots are moved closer, there comes a point at which they can no longer be seen as separate. अब देखिए यहाँ पे सेल्स के बारे में बताया गया है कि सेल्स जो होते हैं ना, वो बहुत ही स्मॉल होते हैं साइज में। ठीक है, जैसे अगर आप एक वॉल पे पेपर पे दो डॉट्स लगाते हैं, जैसे जैसे अपनी आईज के पास उसको लेके आएंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि दोनों डॉट जो है वो एक ही है। ठीक है, तो हर आई का नियर पॉइंट और फार पॉइंट होता है। नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है, तो इसके बारे में यही बोला गया है कि व्हेन viewed from about 25 सेंटीमीटर, 2 points separated by about 0.1 millimeter can be seen as distinct. Otherwise, they appear as a single point. 25 सेंटीमीटर के रेंज में अगर आप देखेंगे तब आपको वो डिस्टिंक्ट लगेंगे। अगर उससे आगे आप उसको लेके आएंगे तो आपको एक ही लगेंगे। वो दो पॉइंट जो आपने, दो डॉट जो आपने बनाए थे ना छोटी सी डिस्टेंस पे, वो आपको एक ही पॉइंट लेगा। उसको बोलते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन आई। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ह्यूमन आई की कितनी है? 0.1 मिलीमीटर। मतलब अगर आप 0.1 मिलीमीटर की डिस्टेंस पे पेपर को बहुत ही क्लोज ले आएंगे ना, तो आपको वो दोनों डॉट जो है वो सेपरेट नहीं दिखेंगे, एक ही दिखेंगे। तो वो हो गई लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई। सेल्स जो होते हैं वो टिपिकली बहुत स्मॉल होते हैं, उनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। तो उसके लिए हम कुछ टूल्स का यूज करते हैं, जिनको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप्स। माइक्रोस्कोप्स में कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंसेज होते हैं। आपने क्लास 8 में भी पढ़ा था लाइट चैप्टर में, कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं, जिनको हम मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन इंप्रूव करने के लिए यूज करते हैं। तो माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है सेल को स्टडी करने के लिए। Robert Hooke was the first person to observe a cell in 1665 using a self-designed microscope. ये important point है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले एक कॉर्क में, ठीक है, कॉर्क, बॉटल कॉर्क होता है ना, उसमें सबसे पहले हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर उसने ऑब्जर्व किया था, जिसको उसने नाम दिया था सेल। अब आ जाते हैं इस टेबल पे। इसमें देखिए आपको डिफरेंट चीजों के साइजेस के बारे में बताया है। जैसे एक रॉकेट
का साइज, जैसे यहाँ से सबसे छोटा साइज किसका दिखाया गया है, एटम। एटम बहुत स्मॉल होते हैं साइज में, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 0.1 नैनोमीटर। स्मॉल मॉलिक्यूल्स, देन प्रोटीन एंड लिपिड्स 10 नैनोमीटर तक का साइज होता है, 100 नैनोमीटर तक का साइज होता है। कुछ बैक्टीरिया है 1 माइक्रोमीटर तक का साइज है, 10 माइक्रोमीटर तक का साइज है। इसी तरह कुछ प्लांट्स और एनिमल सेल्स हैं, उनका साइज थोड़ा बड़ा होता है, 100 माइक्रोमीटर तक का साइज है। 1 मिलीमीटर तक के अमीबा और फिश एग 1 सेंटीमीटर तक के साइज है। इसी तरह चिकन एग, उसका 0.1 मीटर तक का साइज है। 1 मीटर आपका ह्यूमन हाइट, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये सब आपको टेबल बनाया गया है विच शोज द साइजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड इट्स विजिबिलिटी थ्रू अनएडेड टू एडेड आई। मतलब यहाँ पे अनएडेड का मतलब है कि जो चीजें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, और इसी तरह जैसे जैसे साइज चीज का बढ़ता जाता है हम उसे नेकेड आई से देख सकते हैं। अब आ जाते हैं, ये है माइक्रोस्कोप, स्ट्रक्चर ऑफ अ लाइट माइक्रोस्कोप। ये लाइट माइक्रोस्कोप है जो लेबोरेटरीज में यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैग्निफिकेशन के लेंसेज का यूज किया जाता है, जैसे 10x जूम करना है, 40x जूम करना है। तो माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। ये इसकी फाइन एडजस्टमेंट नॉब है, ये हैंडल है, ये बेस है। लेबोरेटरी में आप माइक्रोस्कोप देख सकते हैं, आपके टीचर्स भी आपको माइक्रोस्कोप के थ्रू सेल्स को स्टडी करना सिखाएंगे। लेट अस एस्टिमेट द साइज ऑफ सेल। ये एक फॉर्मूला दिया गया है, यूनिट कन्वर्जन बताई गई है। आपने इसमें आपको एक्टिविटी है, इसमें आपने क्या करना है, एक ट्रांसपेरेंट रूलर लेना है जिसमें मिलीमीटर मार्किंग दी गई हो। उस रूलर को आपने माइक्रोस्कोप की स्टेज पे रखना है, और जो भी कोई सेल या कोई चीज उसको फोकस करना है एडजस्टमेंट नॉब का यूज करके। ये एडजस्टमेंट नॉब होती है ना, इसका यूज करके आपने इसको फोकस करना है। ऑब्जर्व द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर फील्ड ऑफ व्यू थ्रू द आईपीस एंड मेजर इट इन द मिलीमीटर। जो भी आप चीज स्लाइड पे देख रहे हैं या सेल देख रहे हैं या कोई ऐसे, उसका डायमीटर आपने मेजर करना है विद द स्केल। कैसे, उसको आपने यहाँ पे स्लाइड को नीचे रखना है, जिसमें आप ऊपर से आप आईपीस से देखते हैं ना, यहाँ पे आपने साथ में स्केल रखना है, और जो भी सर्कुलर थिंग या सेल या कोई भी एंटिटी आप देख रहे हैं उसका डायमीटर आपने मेजर करना है। उस डायमीटर को आपने माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है, 5, जैसे मान लीजिए कि सपोज द डायमीटर ऑफ द विजिबल फील्ड इज 5 मिलीमीटर। अगर आपने कोई विजिबल फील्ड, कोई सेल देखा है जिसका डायमीटर 5 मिलीमीटर है, तो आपने उसको 1000 से मल्टीप्लाई करें, 5 इंटू 1000, यानी कि 1 मिलीमीटर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं, 1000 माइक्रोमीटर होते हैं। तो 5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो ये उसका जो डायमीटर होगा माइक्रोमीटर में, वो 5000 माइक्रोमीटर होगा। अब आपने रूलर हटा देना है, उसकी जगह पे अनियन पील स्लाइड रखनी है स्टेज ऑफ द माइक्रोस्कोप पे। ये जो माइक्रोस्कोप की स्टेज है ना, यहाँ पे अनियन पील निकाला जाता है, छोटा सा, उसको कट करके स्लाइड के ऊपर लगाया जाता है, और फिर आप उसमें से अनियन पील के जो सेल्स होते हैं वो आप देख सकते हैं। तो वो आपने देखना है। उसके बाद स्लाइड पे फोकस करना है, और नंबर ऑफ सेल्स जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं उनको काउंट करना है। Count the number of cells present along the diameter of the field of the view in one straight line. Estimate the real size of the cell using the formula. अब फॉर्मूला आपने ये यूज करना है। यूनिट कन्वर्जन कैसे करनी है, 1 मिलीमीटर कितना होता है, 1000 माइक्रोमीटर के। एस्टिमेट साइज ऑफ द अनियन पील सेल। अब आपको जो एक लाइन में जितने डायमीटर में, मतलब जितने डायमीटर, जैसे आपने 5 मिलीमीटर के डायमीटर के अंदर अंदर जितनी लाइन में आपको सेल्स दिखाई दे रहे हैं, उन सेल्स को आपने किस तरह से आपने उन सेल्स का साइज एस्टिमेट करना है, उसमें से हर एक सेल का कितना साइज है वो आपने कैसे एस्टिमेट करना है। डायमीटर ऑफ द विजिबल फील्ड इन द माइक्रोमीटर, जो डायमीटर आपको दिखाया है विजिबल फील्ड इन द माइक्रोमीटर अपॉन नंबर ऑफ सेल्स अराउंड द डायमीटर। सपोज आपने 25 सेल देखे हैं, आपने 25 सेल्स देखे हैं, जिस डायमीटर में, जिस एरिया में आपने जो एरिया यहाँ पे मार्क किया है ना, यहाँ पे जो भी कोई भी चीज रखकर, जो आपने ये स्केल रखकर जो 5 मिलीमीटर का एरिया आपने मार्क किया था ना यहाँ पे, उस 5 मिलीमीटर के एरिया में आपको कितने सेल्स दिखाई दे रहे हैं, मान लो 25 सेल दिखाई दे रहे हैं, तो आपने क्या करना है, कितने सेल्स हैं आपके, डायमीटर ऑफ द विजिबल फील्ड इन द माइक्रोमीटर। तो आपने उसका डायमीटर निकाला था ना, कितना डायमीटर था आपका, 5000, और कितने सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, 25 दिखाई दे रहे हैं, तो उसको 5000 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 200 माइक्रोमीटर उसका एस्टिमेट साइज हो जाएगा। ये एस्टिमेटेड साइज है, एग्जैक्ट नहीं कह सकते, एस्टिमेटेड मतलब आपने एस्टिमेट लगाया। इफ द एस्टिमेटेड साइज ऑफ एन अनियन पील सेल इज 200 माइक्रोमीटर, हाउ मच डज अ लाइट माइक्रोस्कोप मैग्नीफाई दिस सेल। तो ये एस्टिमेट करके बता रहा है कि एस्टिमेट साइज जो है अनियन पील सेल का 200 माइक्रोमीटर यानी कि 200 माइक्रोमीटर तक का साइज है। तो आप ये सोचिए कि माइक्रोस्कोप एक सेल को कितना मैग्नीफाई कर सकता है।
The total magnification of a microscope depend on its magnifying power of the eyepiece and the objective lens. ये डिपेंड करता है कि इसकी eyepiece की मैग्नीफाइंग पावर कितनी है और जो लेंसेज हम यूज कर रहे हैं उनकी मैग्निफिकेशन कितनी है. Thus a microscope allows us to see very small. तो हम यहाँ से क्या अंडरस्टैंड कर सकते हैं? We can understand कि एक माइक्रोस्कोप जो होता है, it helps us to see very small structures clearly and is an essential tool for studying the cell structure. ये सारी चीजें आपको क्यों बताई गई हैं? ये आपको ये दिखाने के लिए बताई गई हैं कि एक माइक्रोस्कोप से जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती हैं उनको भी हम मैग्नीफाई करके कैसे बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं. ठीक है, देखिए मिलीमीटर 5 मिलीमीटर के दायरे में ही उसने आपको कितने सेल्स दिखा दिए एक माइक्रोस्कोप ने, है ना, और उसमें से आपने एस्टिमेट साइज भी निकाल लिया सेल का. तो माइक्रोस्कोप का ये यूज होता है कि वो आपको क्लियरली स्मॉल स्ट्रक्चर्स को देखने में हेल्प करता है. ओवर द ईयर्स साइंटिस्ट हैव इम्प्रूव्ड द माइक्रोस्कोप बाय इम्प्रूविंग इट्स 3 मेन फीचर. आप माइक्रोस्कोप को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? उसके 3 फीचर इंप्रूव कर दीजिए. उसके मैग्निफिकेशन, उसकी रेजोल्यूशन यानी कि क्लैरिटी, कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, कैसे हम सेल्स को देख सकते हैं, कैसे हम चीजों को देख सकते हैं. ठीक है, वो सारी चीजों को इंप्रूव करके और ज्यादा इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ माइक्रोस्कोप्स अवेलेबल हैं. आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी अवेलेबल है. ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है. अपार्ट फ्रॉम लाइट माइक्रोस्कोप, scientists also use powerful electron microscope that reveal the fine detail of the cell structure. These instruments use a beam of electron instead of light to produce highly magnified image. ये क्या यूज करते हैं? एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं. एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन का यूज करके हाईली मैग्नीफाइड इमेजेस जो है वो क्रिएट करते हैं. कुछ सेल ऑर्गेनेलिटीज होती हैं, उनको हाईली मैग्नीफाइड करके स्टडी करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है. The improvements have turned microscope into a powerful tool for studying the cells. यही चीज में बताइए कि मैग्निफिकेशन, रेजोल्यूशन, कंट्रास्ट को इंप्रूव करके माइक्रोस्कोप को एक पावरफुल टूल में कन्वर्ट किया जा सकता है फॉर स्टडिंग द सेल्स. Here you can see a picture of the lower surface of colocasia leaf and observed under a scanning electron microscope. अब ये देखिए, ये colocasia leaf है. कोलाकैशिया लीफ जैसे जैसे कहते हैं अरबी के पत्ते, ना, कचालुया अरबी के पत्ते होते हैं जिन्हें हम हिंदी में अरबी के पत्ते कहते हैं. तो ये लीव्स जो हैं उसको स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर रखा गया है. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जब इस लीफ को रखा गया तो इस लीफ के जो स्टोमेटा है वो कितनी क्लियरली आपको विजिबल है. दिस इज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ लोअर सरफेस ऑफ कोलाकैशिया लीफ शोइंग द स्टोमेटा. तो आपको यहाँ पे क्या दिख रही है? स्टोमेटा. स्टोमेटा होते हैं ना सरफेस ऑफ द लीफ पे स्टोमेटा होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं और गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं. तो यहाँ पे क्लियरली आपको स्टोमेटा जो है इस लीफ स्ट्रक्चर पे दिखाई दे रही है. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि बेनिफिट्स क्या होते हैं माइक्रोस्कोप को यूज करने के. बच्चों यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा. यहाँ तक आपको क्लियर होगा. कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए, यू मस्ट नो. आप अपना पेन, पेपर, जो भी नोटबुक है उसे ले लीजिए और ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वीडियो को पॉज करके आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं. रॉबर्ट हुक in 1665 he discovered and named the cell while examining a thin slice of bottle cork under a primitive microscope. ये हमने पढ़ा अभी. प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में उसने बॉटल कॉर्क के स्टडी किया था और उसमें उसने सबसे पहले टर्म दी थी सेल, जो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर उसने स्टडी किया था. 1674 एंटोन वॉन ल्यूनहॉक made an improved microscope and discovered the free living cells in the pond water. Free living cells pond water में free living cells होते हैं. ये किसने बताया था? एंटोन वॉन ल्यूनहॉक 1674 में. उसने थोड़ा सा इम्प्रूव्ड वर्जन बनाया माइक्रोस्कोप का, रॉबर्ट हुक से इम्प्रूव्ड वर्जन बनाया और फ्री लिविंग सेल उसने सबसे पहले पॉन्ड वाटर में स्टडी किए. J.E. Purkinje in 1839 gave the term protoplasm. याद रखना ये पॉइंट्स आपको 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं. प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है जो भी सेल के अंदर लिविंग फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं. आगे आप साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे. तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? जो लिविंग फ्लूइड प्रेजेंट होता है इनसाइड द सेल. और ये टर्म किसने दी थी? J.E. Purkinje. Cell theory was proposed by Jacob Matthias Sheldon and Theodore Schumann. ठीक है, शेल्डन एंड सचुवैन की थ्योरी थी 1838 और 1839 में. सेल थ्योरी प्रपोज की थी
सेल थ्योरी क्या थी, जिसमें वो क्या कहते हैं कि प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज सभी जो होते हैं वो सेल से बने होते हैं। आइए पोस्टुलेट्स पढ़ लेते हैं सेल थ्योरी के। पोस्टुलेट्स भी हैं सेल थ्योरी के, इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। सेल थ्योरी का पहला पोस्टुलेट क्या है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेल से बने होते हैं। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमने पहले ही पता कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो सेल ही है। ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, ये स्टडी किया था पॉइंट वर्ड में। ठीक है, जितने भी सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही अराइज होते हैं। यानी कि रिप्रोडक्शन जो आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा कि कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं सेल्स, ठीक है, अपने पेरेंट सेल से। तो यहाँ पे यही चीज लिखी गई कि ऑल सेल्स अराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ एज अ सिंगल सेल। इस केस में एक्सेप्शन वायरस है। हर ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ एक सिंगल सेल से ही स्टार्ट करता है। लास्ट पोस्टुलेट है ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेक प्लेस इनसाइड द सेल, thus cell are the structural and functional unit of life. This postulate is important. कई बार पूछा जाता है why cells are structural and functional unit of life, क्योंकि जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वो सभी सेल के अंदर होती हैं, इसलिए सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पार्ट 1 अगर आपको पसंद आया है और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। आपकी मोटिवेशन, आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा सपोर्ट है। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, फॉलो, लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।